हेलो दोस्तों, ये इनफॉर्मल फैलेसीज का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में हमने फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस देखी थी। इस पार्ट में हम देखेंगे फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, प्रिजम्पशन एंड एम्बिग्विटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जैसा कि हमने पिछली बार क्या किया था कि जितनी भी फैलेसीज थी उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी फैलेसी ऑफ रिलेवेंस, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैटेगरी 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डिफेक्टिव इंडक्शन। सो पहले पार्ट की तरह हम सबसे पहले हर चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम जो फैलेसीज है उसको कंसीडर करेंगे। तो अभी हम कैटेगरी देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिफेक्टिव इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द प्रेमिसेस आर रिलेवेंट बट टू वीक टू जस्टिफाई द कंक्लूजन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोई भी जो आर्गुमेंट होता है उसमें दो चीजें होती है, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। सो प्रेमिसेस का काम क्या होता है, कंक्लूजन को सपोर्ट करना। तो फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस में क्या था कि जो प्रेमिसेस थी वो कंक्लूजन से रिलेवेंट ही नहीं थी। बट डिफेक्टिव इंडक्शन में क्या होता है कि फैलेसीज जो होती है वो कंक्लूजन से रिलेवेंस तो होती है, रिलेवेंट तो होती है, बट वो इतनी वीक होती है ना कि वो कंक्लूजन को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। सो ऐसी फैलेसीज को हम डिफेक्टिव इंडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। सो इस कैटेगरीज में ये फैलेसीज आती हैं। पहली आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फॉल्स कॉज एंड हैस्टी जनरलाइजेशन। तो चलिए वन बाय वन इन फैलेसीज को कवर करते हैं। तो जो फर्स्ट फैलेसी है वो क्या है, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a fallacy in which a conclusion is supported by an illegitimate appeal to ignorance, assuming something is true because it has not been proven false or vice versa। अब इसका मतलब क्या होता है कि आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस फैलेसी कब आती है कि जब कोई ऐसा आर्गुमेंट है जहां पे बोला जा रहा है कि कोई चीज इसीलिए सही है क्योंकि उसको गलत साबित नहीं किया गया, या फिर इसलिए गलत है क्योंकि उसको सही साबित नहीं किया गया। एग्जाम्पल के लिए premise है, नो वन हैज प्रूवन दैट दिस मेथड इज इनफेक्टिव, कंक्लूजन देयरफॉर इट इज इफेक्टिव। अब यहाँ पे एक ऐसा आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि क्योंकि एक मेथड है, ठीक है, सपोज इस मेथड को हम M1 बोल देते हैं। सो ये एक मेथड है। अब बोला क्या जा रहा है, क्योंकि ये जो मेथड है इसको किसी ने अभी तक ऐसा प्रूव नहीं करा है कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है ये क्या है, इनफेक्टिव है, इसीलिए ये मेथड क्या होगा, इफेक्टिव होगा। हालांकि हमको पता है कि अगर कोई चीज प्रूव नहीं करी गई है, सपोज कि आपके कमरे में कोई बैठा है, ठीक है, सपोज आपके कमरा है R और उसमें एक पर्सन है P, ठीक है, और कोई व्यक्ति बोलता है कि उस कमरे में कोई नहीं है क्योंकि इस बात का अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है कि उस कमरे में कोई है। तो क्या जब तक अगर आपके कोई एविडेंस नहीं देता कि आपके कमरे में कोई है, क्या तब तक आप ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं है? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके कमरे में है, आपको पता है। बट इट डजेंट मैटर कि किसी भी क्लेम का एविडेंस प्रोवाइड किया गया हो या नहीं हो, आप उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू या फिर फॉल्स नहीं मान सकते। अगर आपको ट्रू या फिर फॉल्स बोलना है तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, सो इस आर्गुमेंट फॉर्म में एरर क्या थी, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज ट्रीटेड एज एविडेंस। मतलब अगर कोई चीज का एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज जो है वो गलत है, राइट। सो अगर कोई ऐसा करता है तो एक फैलेसी होती है जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरी है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a fallacy in which an authority is relied upon who has no expertise in the subject or whose reliability is not established। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई क्लेम करते हैं और बोलते हैं कि ये क्लेम इसलिए सही है क्योंकि एक पर्सन ने बोला है, और वो पर्सन कैसा है, उसको किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज नहीं है उसके पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो उस पर दावा करे। जैसे कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मेडिसिन की कोई जानकारी नहीं है और वो बोलता है कि हाँ ये जो मेडिसिन है ये सही है, तो हम उसकी बात नहीं मान सकते क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है उस बात की। अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का बंदा बोलता है कि नहीं, ये अगर कंप्यूटर में ये दिक्कत आ रही है तो आपको ये करना चाहिए, तो हम उसके दावे को नहीं मान सकते अनलेस वो एविडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हाँ, जैसे कि प्रेमिसेस ए फेमस एथलीट रिकमेंड्स दिस इन्वेस्टमेंट, कंक्लूजन देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट इज रिलायबल। अब जो एथलीट है वो क्या है, वो फेमस तो है, बट उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर उसने कुछ ऐसा बोला, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इज रिलायबल, तो उसकी बात सही नहीं मानी जाती है।
अगर कोई ऐसे क्लेम करता है जहां पे वो बोलता है कि कोई बात सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि एक इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ऐसा कहा है, तो वो एक फैलेसी होती है, राइट। अब इस आर्गुमेंट फॉर्म में एरर क्या है कि अथॉरिटी इज नॉट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। जो अथॉरिटी है उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो उसकी बात को हम नहीं मान सकते, राइट। चलते हैं नेक्स्ट फैलेसी पे, जो कि है फॉल्स कॉज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? A fallacy in which something is taken as the cause of an event when it is not actually its cause। मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक इवेंट है जिसका हम नाम देते हैं ई, और दूसरा एक कॉज, जिसको हम कॉज बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो इवेंट है उसकी ये कॉज है, राइट, बट वो एक्चुअल में इसकी कॉज नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर फैलेसी होती है, जो कि है फॉल्स कॉज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ऐप, माई परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड। कंक्लूजन क्या है? देयर फॉर द ऐप कॉज द इम्प्रूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अब आप, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने क्या किया कि एक ऐप का यूज करना स्टार्ट किया, और ऐप का यूज करने से क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, इसीलिए इस ऐप की वजह से मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आई है। बट किसी ऐप का यूज करने से आपके परफॉर्मेंस का रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है जब वो ऐप रिलेवेंट हो, ठीक है। बट अगर आपके जो कंक्लूजन है उसमें, ठीक है, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो ऐप है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कॉज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, को रिलेशन को मिस्टेक कर लिया गया है, किससे? कॉजेशन से। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी? फॉल्स कॉज। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, हैस्टी जनरलाइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? A fallacy in which a general conclusion is drawn from an insufficient or unrepresentative sample। तो जब हम क्या करते हैं कि एक दो एक्सपीरियंस के से हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज को जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक स्कूल है जिसका नाम है S1, राइट, और उस स्कूल से, ठीक है, हर बार करीब 1,000 जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा कि उसमें से दो बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, तो आप ये बोलने लगे ना कि क्योंकि दो बच्चे फेल हुए इसीलिए स्कूल में सारे बच्चे फेल हो गए, ठीक है। बट ये बात सही नहीं है ना कि आपने सिर्फ दो को देखा फेल होते हुए, आप इससे जनरलाइज नहीं कर सकते कि स्कूल के सारे बच्चे फेल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो सैंपल साइज है वो काफी छोटा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए भी देख लेते हैं, premise, I had two bad experiences with this service, conclusion therefore the service is unreliable, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस से दो बार क्या हुआ, खराब एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए जो सर्विस है वो क्या अनरिलायबल है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं, आपके दो एक्सपीरियंस से आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो जो सर्विस है वही बेकार है, ठीक है। सपोज आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं और आपको दो बार कोई खराब चीज मिल जाती है, तो आप इन दो बार के एक्सपीरियंस से ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि अमेजोन की ओवरऑल सर्विस ही खराब है, ठीक है। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि उसमें खराबी है थोड़ा बहुत, बट आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरे अमेजोन की सर्विस ही बेकार है, राइट। तो आपको क्या चाहिए, अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो आपको सैंपल जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही एरर है, सैंपल इज टू स्मॉल, ठीक है। ओके, तो अभी हम आ गए हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि क्या है? फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। सो इस कैटेगरी में क्या होता है? एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच द आर्गुमेंट डिपेंड्स ऑन अनवारंटेड अजम्पशंस। यानी कि जब हम आर्गुमेंट क्या करते हैं, कुछ ऐसी अजम्पशंस का यूज करते हैं जो कि अनवारंटेड है, जिनका कोई बेस नहीं है, बस हमने मान लिया है, ठीक है। सो अगर ऐसी अजम्पशंस के बेसिस पे आप क्या करते हो, कोई आर्गुमेंट बनाते हो और कंक्लूजन ड्राइव करते हो, तो वहां पे फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन होती है। तो इस कैटेगरी में ये फैलेसीज होती है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड बेगिंग द क्वेश्चन। तो चलिए वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है, सॉरी, फर्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A fallacy in which a general rule is applied to a case to which it is not applicable। तो फैलेसी, इस फैलेसी में क्या होता है कि हम एक जनरल रूल बना लेते हैं, जो कि क्या होता है, उस हम और जनरल रूल बना के क्या करते हैं, ऐसे केस पे अप्लाई करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जो जनरलाइजेशन उसके अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के देख लेते हैं, पहली प्रीमिस क्या है? रूल्स मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड, दिस इज ए रूल, देयरफॉर इट मस्ट बी फॉलोड इन दिस केस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये एक अजम्पशन है कि जो रूल्स होंगे उनको हर कंडीशन में फॉलो ही करना है, ठीक है। जबकि हमें पता है कि जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। हो सकता है कोई जो रूल है वो क्या हो, ट्रैफिक के लिए अप्लीकेबल हो, ठीक है, तो आप उसको स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते, राइट।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है क्योंकि रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ये एक रूल है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसको इस केस में भी फॉलो करना है। जबकि ये जो केस हो सकता है वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब वो रूल्स वहां पे अप्लाई ही ना किया गया। तो यहाँ पे क्या करा गया, एक अजम्पशन ले ली गई है कि रूल्स मस्ट बी फॉलोड इन एवरी केस, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे ये एक एरर है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि कुछ अजम्पशन ले लेते हैं और उस अजम्पशन को अप्लाई करते हैं ऐसे केस पे जो कि उस पे जो कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसपे वो जो अजम्पशन है वो अप्लाई होती ही नहीं है, तो वहां पे होती है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फैलेसी पे जो कि है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसको हम लोडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a fallacy in which a question presupposes the truth of a proposition that has not been established। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा जो क्वेश्चन होता है, मतलब हम कोई एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होता है, हम कुछ पहले से प्री सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो जनरली जैसे कि हमको पता है क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्टिव नहीं होते, बट कई कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जहां पे क्या होता है कि कोई चीज पहले से अज्यूम कर ली जाती है और आप जैसे ही उसका आंसर करते हो ना आप उसकी अजम्पशन में फंस जाते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, देखो प्रेमिस क्या है, हैव यू स्टॉप्ड इग्नोरिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, आप या तो बोलोगे हाँ यानी कि यस, या तो आप बोलोगे नो, ठीक है। अब दोनों ही केस में देखिए क्या होता है, अगर आप इसका जवाब देते हैं हाँ यानी यस, तो हैव यू स्टॉप्ड इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या, अब क्या तुमने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको इग्नोर करना बंद कर दिया। अब इसका जवाब देते हैं यस, इसका मतलब क्या था कि आप इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, तभी तो आपने बंद किया, तब भी कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर यू वर इग्नोरिंग देम बिफोर। और अगर आप इसका जवाब देते हैं नो यानी कि तुमने बंद नहीं किया इग्नोर करना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, तब भी क्या मतलब है कि यू वर इग्नोरिंग देम बिफोर, यानी कि दोनों ही केस में जो कंक्लूजन होगा आर्गुमेंट का सही हो जाएगा। ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है उसको पहले ही प्री सपोज कर लिया गया है प्रेमिस में, ठीक है, लेकिन उसको क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, बट जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहा है वो चीज, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोटिस करना है और जब भी कोई ऐसा यूज करता है तो आपको उसको बताना है कि ये एक फैलेसी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इसमें एरर वही है ना, एन अनजस्टिफाइड अजम्पशन इज बिल्ट इनटू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में ही अजम्पशन को बिल्ड कर दिया गया है, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसको जो कि फैलेसी है बेगिंग द क्वेश्चन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a fallacy in which the conclusion is assumed in one of the premises। अब इसका मतलब क्या है कि जो आर्गुमेंट का कंक्लूजन होगा उसको प्रेमिस में ही अज्यूम कर लिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, प्रेमिस क्या है, द पॉलिसी इज करेक्ट बिकॉज इट इज द राइट डिसीजन। कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखते हैं ना कि कंक्लूजन जो आर्गुमेंट का है कि फैलेसी, सॉरी जो फैलेसी पॉलिसी वो करेक्ट है, इसको आप देखते हैं कि प्रेमिस में ही अज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। दिस पॉलिसी इज करेक्ट बिकॉज इट इज द राइट डिसीजन देयरफॉर इट इज करेक्ट, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि जो आर्गुमेंट का कंक्लूजन होता है उसको उसकी प्रेमिस में ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आर्गुमेंट होता है वो सर्कुलर हो जाता है क्योंकि जो उसका कंक्लूजन है वो पहले ही क्या बोलते हैं अजम्पशन में आ रहा है, तो यानी सॉरी प्रेमिस में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेमिस क्यों सही है, क्योंकि कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन क्यों सही है, क्योंकि प्रेमिस में ऐसा बोला गया, ठीक है। तो ये सर्कुलर भी हो जाता है, ठीक है।
अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि लास्ट कैटेगरी, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच रीजनिंग डिपेंड्स ऑन कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। अब इसका मतलब क्या है? ये फैलेसी कब आती है? जब हम क्या करते हैं, वर्ड्स को या फिर फ्रेज को लेके जो कि आर्गुमेंट यूज किए हैं उसका डिफरेंट मीनिंग यूज करते हैं, मतलब सेम आर्गुमेंट में एक वर्ड या फिर फ्रेज को अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिससे उसके मीनिंग में कंफ्यूजन जनरेट हो, क्रिएट हो। तो उसको वहां पे जो फैलेसी होती है उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। तो इसमें जो फैलेसीज होती हैं वो होती है इक्विवोकेशन, एम्फिबोली, एक्सेंट, कंपोजिशन एंड डिवीजन। तो चलिए इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फैलेसी जो है वो है इक्विवोकेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? A fallacy in which a word is used in two different meanings within the same argument. So fallacy of equivocation कब होती है? जब हम किसी आर्गुमेंट में एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं दो जगह पे, पर दोनों जगह पे क्या होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस जगह पे जो फैलेसी होती है वो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होती है। अब इसका आर्गुमेंट फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रेमिस, पहली प्रेमिस क्या, इफ वेदर इज लाइट। प्रेमिस टू क्या है, व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क। कंक्लूजन, देयरफॉर इफ वेदर कैन नॉट बी डार्क। अब यहाँ पे आप देखें ना तो प्रेमिसेस तो सही है, ठीक है, फेदर इज लाइट ये भी सही है, व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क ये भी सही है, लेकिन कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब इसका रीजन क्या है? यहाँ पे आप एक वर्ड नोटिस करें, लाइट। अब लाइट जो वर्ड है वो दो बार आया है, बट दोनों बार जो उसका मीनिंग है वो अलग है। यहाँ पे मतलब लाइट का मतलब जिसका वेट कम है, जो हल्का होता है, ठीक है। अब ये जो लाइट है वो क्या, प्रकाश की जगह तरह की यूज हुआ है, यानी सेम वर्ड को सेम आर्गुमेंट में दो मीनिंग के साथ यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो आपको उसको बताना है कि ये फैलेसी होती है, यानी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। तो ये भाई है ना, द वर्ड लाइट चेंजेस मीनिंग। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एम्फीबॉडी। अब इसमें क्या होता है? अ फैलेसी अराइजिंग फ्रॉम एम्बिगुअस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये फैलेसी कब आती है कि जो हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना कि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेमिस, स्टूडेंट्स हु चीट फेल एग्जाम्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स हु फेल चीटेड, ठीक है। तो प्रेमिस में क्या है? स्टूडेंट्स हु चीट फेल एग्जाम, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो चीटिंग करते हैं वो एग्जाम फेल करते हैं। देयरफॉर ऑल स्टूडेंट, जो भी फेल होते हैं वो चीट करते हैं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट का जो स्टेटमेंट है ना, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जिससे कि जो कंक्लूजन है वो लग रहा है कि ड्राइव हो रहा है, बट वो नहीं है, ठीक है। तो एक फैलेसी होती है जिसको बोलते हैं एम्फीबॉली, जहाँ पे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो और जिससे हमें जो आर्गुमेंट का कंक्लूजन है वो सही लगे, ठीक है। तो ये रही यहाँ पे यही है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एक्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? A fallacy in which meaning changes due to emphasis और context। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फ्रेज को या फिर वर्ड को क्या करते हैं, एम्फेसाइज कर देते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि प्रेमिस का है, ही सेड ही डिडंट स्टील द मनी, उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की। तो यहाँ पे क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया गया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इसीलिए कंक्लूजन देयरफॉर ही इज इनोसेंट, यानी कि इसीलिए क्या है, वो क्या है, इनोसेंट है, उसने कोई चोरी नहीं की। तो यहाँ पे मीनिंग क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया। कैसे? कि एम्फेसाइज कर दिया गया किसको, कि उसने बोला है कि उसने चोरी नहीं की। बट आपको पता है कि अगर कोई बोल रहा है कि उसने चोरी की नहीं की, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसने चोरी नहीं की है, राइट। तभी चलते हैं नेक्स्ट फैलेसी पे, जो कि है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फैलेसी इन विच एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्ट्स आर रॉन्गली अप्लाइड टू द होल। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब कोई भी चीज होती है, जैसे कि सपोज जैसे कि एक हाउस ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हाउस होता है आपको पता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कब आती है कि हम बोलते हैं कि हाउस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स होंगे वो हाउस पे भी अप्लाई होंगे। जैसे कि हाउस में ईंट लगी रहती है, तो ईंट हम बोलेंगे कि ईंट का कलर लाल होगा तो हाउस का भी कलर लाल होना चाहिए। या फिर ईंट छोटी होती है तो हाउस भी छोटा होगा। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर रहे हैं किस पे, उसके होल पे, यानी कि जो पार्ट्स को मिला के जो बना उस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फैलेसी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ईच पार्ट ऑफ दिस मशीन इज लाइट वेट, कंक्लूजन देयरफॉर द होल मशीन इज लाइट वेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पार्ट है एक मशीन के वो क्या है, लाइट वेट है, इसीलिए जो मशीन होगी वो क्या होगी,
लाइट वेट, बट जैसा कि हमको पता है अगर लाइट वेट पार्ट है इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर हम ज़्यादा पार्ट्स लगा देते तो मशीन क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो होल से इक्वल है, यानी कि जो पार्ट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज हैं वो होल पे भी अप्लाई होंगी। अगर कोई ऐसा करता है तो फैलेसी होती है, जिसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट फैलेसी है डिवीजन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फैलेसी इन विच एट्रीब्यूट्स ऑफ द होल आर रॉन्गली अप्लाइड टू द पार्ट्स। अब ये जस्ट अपोजिट होती है किसके, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के। कंपोजिशन में क्या हो रहा था कि हम पार्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो होल पे अप्लाई कर रहे थे। इसमें डिवीजन में क्या होता है कि हम होल के जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं वो पार्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे दिस कंपनी इज सक्सेसफुल, कंक्लूजन देयरफॉर एवरी एम्प्लॉय इज सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कंपनी होल है, ठीक है, एम्प्लॉय क्या है, उसका पार्ट है। तो किया क्या जा रहा है कि जो होल है, ठीक है, कंपनी है, ठीक है, उसका जो एट्रीब्यूट है सक्सेसफुल उसको अप्लाई किया जा रहा है पे किस पे, एम्प्लॉय के सक्सेस होने पे। जैसा लेकिन हमको पता है एम्प्लॉय हो सकता है सक्सेसफुल ना हो उस कंपनी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो होल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पार्ट्स पे अप्लाई कर दी जा रही है, जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। होल इजंट इक्वल टू पार्ट्स, ठीक है। तो जब ऐसा किया जाता है तो उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन, राइट। सो अभी हमने सारी फैलेसीज को कवर कर लिया है, तो हम एक रिकैप देते हैं जो कैटेगरीज थी हमारी। फैलेसी ऑफ रिलेवेंस में क्या होता है कि जो कंक्लूजन होता है उससे प्रेमिसेस जो होती है वो कनेक्टेड नहीं होती हैं। डिफेक्टिव इंडक्शन में क्या होता है, प्रेमिसेस क्या होती है, इतना वीक होती है वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन में क्या होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं बहुत ज्यादा। एम्बिग्युइटी में क्या होता है कि जो मीनिंग है वो वर्ड्स का, फ्रेज का, वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने सारी इन्फॉर्मल फैलेसीज कंप्लीट कर रही हैं। अगर आपको ये लाइव क्लास अटेंड करनी है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, आप लाइव सेशन में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन करेंगे, मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।